नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, जिसमें हम आपको बताते हैं कैसी रही बाजार की पूरे हफ्ते की चाल। और हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र की अगर बात करें, यानी 23 फरवरी शुक्रवार को, तो शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली। मार्केट जैसे खुला तो निफ्टी ने 22,297 का ऑल टाइम हाई बनाया। दिन भर के कारोबार के बाद निफ्टी सपाट गिरावट के साथ 22,212 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 15 अंकों की दबाव को देखा गया और ये 72,142 पर बंद हुआ। 30 शेयर में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली। तो आज के बाजार हफ्ते में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो कि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, कैसी रहने वाली स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करना होगा मुनाफे का सौदा, कौन सा सेक्टर देगा बेहतर रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़ने वाले मार्केट विशेषज्ञ। लेकिन अपना सवाल पूछने के लिए आप तमाम जो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स एक बार आपके लिए बता देते हैं। नंबर्स हैं 011-233-87031, दूसरा नंबर है 23097670। तो हमारे इस खास शो में विशेष मेहमान जो पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं वो है नरेंद्र वाधवा जी, स्टॉक एनालिस्ट हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास शो बाजार इस हफ्ते में। और पहला सवाल नरेंद्र जी मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से ऑल टाइम हाई हमने बनाते हुए देखा निफ्टी को शुक्रवार को, अगले हफ्ते यानी कि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, किन ट्रिगर्स पर रहेगी मार्केट की खास नज़र? नमस्कार जी। एक तो लास्ट वीक हमने देखा ऑल टाइम हाई हमारे सेंसेक्स और निफ्टी ने देखे। और एक और चीज जो कि बोलने लायक है कि पीछे हमने देखा था कि एफपीआई जो है सेलर्स थे पिछले वीक में, अब लास्ट वीक के अंदर उन्होंने 4400 करोड़ रुपए की इंक्रीमेंटल बाय करी है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव है। आने वाले वीक के अंदर एक तो हमारा मंथली एक्सपायरी है जो जिस पे हमारा नजर रहेगी, और यूएस के क्वार्टरली जीडीपी के नंबर्स आएंगे, उस पे भी बाजार की नजर रहेगी, जो कि ट्रिगर्स रहेंगे आने वाले वीक के लिए। जी, हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, संदीप जैन साहब जुड़े हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास शो पर। ख़ास तौर पर अगर हम हैवी वेट्स की बात करें, ब्लू चिप कंपनीज की बात करें, उसको लेकर क्या नज़रिया रहने वाला है आपका आने वाले 6 महीनों को लेकर? देखिए, बाजार तो समहाउ लार्ज कैप्स, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो, बढ़िया कर ही रहे। स्मॉल कैप, मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं और लार्ज कैप्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। और ये हमेशा होता है जब भी तेजी के मार्केट्स होते हैं। ये भले हमने लास्ट डिकेड ऑफ द लास्ट सेंचुरी, मतलब 90s, लेट 90s में देखा था, यूएस में भी ऐसा ही हुआ था। और आज भी जो स्मॉल कैप, मिड कैप जो लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो बड़े कंपनीज को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उससे मार्केट्स में बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट बना हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और भी आगे तेजी बनी रह सकती है। और इलेक्शंस एक बड़ा ट्रिगर है। इलेक्शंस के पहले मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कोई गिरावट। और आपने 6 महीने का पूछा, तो ये आने वाले 6 महीने बहुत ज्यादा इवेंटफुल है इंडिया के लिए। और जब नई सरकार आती है, नया बजट है, इसी 6 महीने में जुलाई में नया बजट आएगा, जून जुलाई जो भी डेट फिक्स होती है। तो ओवरऑल आई फील कि बिल्कुल जो लार्ज कैप्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू द स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, वहां पे भी एक्शन बनेगा। और लोगों को बिल्कुल इसमें निवेशित रहना चाहिए। और मार्केट्स में निवेशित रहने के लिए आपको सर्टेनली थोड़ा सा दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि क्वालिटी के साथ रहें। और जो बहुत ज्यादा चले हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस दिख रहा है जिन स्टॉक्स में, वहां से दूर हटके थोड़ा सा जो रिस्क कम करते हुए, मतलब हमेशा रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हम हमेशा हमारे पोर्टफोलियोज में हमारे क्लाइंट्स को यही राय देते हैं कि बहुत ज्यादा चले हुए या बहुत ज्यादा जहां पे रिस्क दिख रही है, वहां से आप थोड़े से कम चले हुए और कम रिस्क वाले स्टॉक्स में स्विच करते रहिए। तो उससे एक तरीके से आपके उन पर्टिकुलर चर्निंग से आपकी रिस्क मैनेजमेंट होती रहती है। तो जी, वही लगता है कि लार्ज कैप्स कैन बी दैट काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टूल। तो लार्ज कैप्स में थोड़ा बहुत शिफ्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल। नरेंद्र जी, खास तौर पर मल्टी बैगर्स को लेकर क्या व्यू पॉइंट रहेगा फंड मैनेजर्स का आने वाले समय में? देखिए, मार्केट जो है ऊपर के लेवल पे है। संदीप जी ने भी क्वेश्चन किया है। बिल्कुल, जैसे जिस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्ट करी जा रही है, और जो जिस तरह से नई गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूटी रहेगी उसके अंदर भी, तो सबकी नज़र हमारी कंट्री पे है, हमारी इकोनॉमी पे है, जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है, 5वें नंबर से तीसरे नंबर पे आएगी। उसी के अंदर बहुत मल्टी बैगर्स बनेंगे, नए सेक्टर्स हैं। उसके ऊपर लोगों की फोकस रहनी चाहिए, इन्वेस्टर्स की फोकस रहनी चाहिए।
मेरा मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से स्पेंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक सीमेंट है और रोड सेक्टर है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसमें ये मल्टी बैगर्स बनेंगे आने वाले टाइम पे। इतना बड़ा बजट के अंदर इन्होंने एलोकेशन करी है गवर्नमेंट ने, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे और मल्टी बैगर्स उसके अंदर से आप चूज कर सकते हैं। बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि जिन सेक्टर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा आशान्वित है तमाम जो फंड मैनेजर्स हैं, उसमें अगर हम टूरिज़्म सेक्टर को देखें, जिस तरह से सरकार का फोकस है कि कैसे अध्यात्म के ज़रिए भी पर्यटन में और संभावनाओं को आकर्षित किया जाए, बात हम अयोध्या की करते हैं जिस तरह से, और आज भी अगर देखें उस लिहाज से टूरिज़्म इंडस्ट्री जो एक वक्त काफ़ी लो पर रही है, जब हम बात करते हैं शेयर बाजार में निवेश करने के लिए, आने वाले समय में किस तरह का व्यू पॉइंट देखते हैं आप इस पर? देखिए, सेक्टर्स में वाधवा जी ने बहुत सही कहा, जो इंफ्रा का पुश है उसकी वजह से इंफ्रा बढ़िया कर ही रहे हैं, ईपीसी कंपनीज बढ़िया कर ही रहे हैं। और टूरिज्म को भी एक तरीके से देखिए जबरदस्त एक इंफ्रा का पार्ट माना जा रहा है इंडिया में, और इसका पूरा जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बहुत बढ़ाया जा रहा है। और ये जो पूरा इंफ्रा बनता है तो टूरिज्म भी बढ़ता है। और जो हमने अभी स्पिरिचुअल टूरिज्म देखा, अयोध्या वाज वन ऑफ द फैक्टर्स। और पिछले कई सालों में, मतलब अगर देखिए पिछले 1.5 साल 1 साल से भी टूरिज्म का सेक्टर चला, क्योंकि एक रिवेंज कंजम्पशन, रिवेंज टूरिज्म, और बीच में कोरोना की वजह से जो दबा हुआ था, और उसके पहले भी एक सबड्यूड था पूरा। 10 साल बहुत खराब गए थे अगर आप होटल इंडस्ट्री का देखें। बट पिछले 1-1.5 सालों से जो हो रहा है, और अब मुझे लगता है कि ये और होने वाला है, भले ही वो सरकार का वेड इन इंडिया हो या स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, इन सब को लेकर डेस्टिनेशन वेडिंग सब इंडिया में होना, ये सब बहुत बड़ा पुश देने वाले हैं। और लोग रिवेंज कंजम्पशन और रिवेंज टूरिज्म, और आजकल जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसके ऊपर हर फैमिलीज और हर लोग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एक बहुत बढ़िया सेक्टर है ये, और आगे भी आने वाले सालों में इसी सेक्टर से आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुने। और इवन सरकारी होटल्स में भी बढ़िया दम है। आईटीडीसी एक जैसे एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है। इत्तेफाक था कि कल मैं और वाधवा जी, हम लोग उसी होटल के कॉन्फ्रेंस में भी साथ ही थे, तो जी। उसी ग्रुप के कर। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि टूरिज्म सेक्टर पे बिल्कुल बने रहना चाहिए, अच्छा, अच्छे एक होटल। चीज़ और है नरेंद्र जी, की जिसका जिक्र हमने शुरू में भी क्या किया, क्योंकि ये चुनावी साल है, इसमें एक वॉलेटिलिटी हम बाजार में देख सकते हैं, क्योंकि बजट इस बार आया था, हालांकि वो अंतरिम बजट था, उसमें हमने फोकस इंफ्रा पे देखा, एग्रीटेक सेक्टर पर सरकार का रहा, साथ ही इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग पर भी। तो आने वाले समय में ये जो सेक्टर्स है जिनका मैं नाम ले रही हूँ, इंफ्रा तो लगातार जिस पर सरकार का पुश रहा ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीटेक जो है डार्क हॉर्सेस साबित हो सकते हैं शेयर बाजार के लिए। बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट का फोकस है कि रूरल इकोनॉमी में फोकस किया जाए। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम जो है, ये जो करंट रिजीम है गवर्नमेंट की, उनका हमेशा फोकस रहा है। तो उसी की तरफ से एग्रीटेक जो है उस पे एक फोकस है, नए स्टार्टअप्स हैं। हमने बजट से पहले भी कहा था कि रूरल इकोनॉमी पे थोड़ा स्ट्रेस है और पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ पर इश्यूज हैं, तो गवर्नमेंट इसको देख रही है, बड़ा फोकस कर रही है। और हमारे को लगता है कि अगर इस पे भी इन्वेस्टमेंट करी जाए इस सेक्टर के अंदर, तो एक बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इन्वेस्टर्स को। अगर इकोनॉमी फोकस्ड आप स्टॉक देखते हैं, मोमेंटम पे ज्यादा जोर ना लगा के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो जो आपने सेक्टर्स बोले हैं, देखिए हम इकोनॉमी फिफ्थ से थर्ड इकोनॉमी और 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ अग्रसर है। और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे को हमारी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन और जो बाकी चीजें हैं, ये हमारे को बढ़ावा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस पे फोकस्ड है, और इन्वेस्टर भी अगर इसके साथ आपको सिनर्जाइज करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बिल्कुल। और साथ ही संदीप जी, जब हम बात कर रहे हैं तमाम इन सेक्टर्स को लेकर, तो रेलवे को लेकर भी काफ़ी आशान्वित है तमाम जो फंड मैनेजर्स हैं, जिस तरह से सरकार का पुश, तमाम हम वंदे भारत की बात करें, तेजस की बात की जा रही है, रेलवे स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत बड़ा फोकस है। और रेलवेज हैज बिकम अ वेरी बिग पुश फ्रॉम दी गवर्नमेंट। और जिस तरीके से इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, और जो अभी बजट में भी अनाउंसमेंट्स हुए, और 50,000 वंदे भारत वो वैगन्स की बात हो रही है। सो ओवरऑल एक बहुत बड़ा रैली आ चुका है इस सेक्टर में। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है, क्योंकि जिस तरीके की रैली आई है पिछले, अगर आप 6 महीने में रेलवेज को देखें और ओवरऑल पीएसयूज में, तो बहुत बड़ी रैली है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब डिफरेंट हो गया है। तो जो
होल्ड कर रहे हैं उनको होल्ड करते रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि कभी भी मार्केट्स में करेक्शन आए तब एंट्री लेने की कोशिश करें, बट फिर भी मुझे ओवरऑल IRFC, RVNL, इरकॉन, राइट्स ये सारे बढ़िया लगते हैं स्टॉक्स। सो दे आर ऑल होल्ड। और इवन प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कंपनियां बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी रही है, और जी मुझे लगता है आगे भी आने वाले सालों में ये रेलवेज के ऊपर तो पुश और बढ़ेगा। रेलवेज और रोडवेज, इंफ्रा रोडवे, मतलब जी ये सारी चीजों को सरकार अब एक तरीके से बहुत बड़ा एक मिशन की तरह कई सालों से ले रही है, और आगे भी कई सालों तक इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा पुश देगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सेक्टर बहुत हॉट है, और आगे भी इन्वेस्टमेंट्स काफी आएंगे इससे। चलिए हम भी प्राइमरी सेक्टर्स की बात करते हैं नरेंद्र जी। इस पर एक मैं टेक संदीप जी का भी लूँगी। तो उसके बाद जो अलाइड सेक्टर्स यानी सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, यानी जब हम बात कर रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री की, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई टायर इंडस्ट्री भी है, बात हम करते हैं सीमेंट्स की, तो उसके साथ जुड़ी हुई तमाम अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी हैं। अलाइड और एंसिलरीज को लेकर भी जो निवेशक हैं उसका क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए? अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा निवेश नहीं कर सकता जो बड़े प्राइमरी सेक्टर्स हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर्स को लेकर निवेश की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, इस वीक में ऑटो सेक्टर के आपसे रिलेटेड है आंसर मेरा, कि ऑटो नंबर्स भी आने वाले हैं इस वीक में, तो वो भी हमारे को वॉच करने हैं। जैसे आपने कहा कि ऑटो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे को लगता है कि वर्ल्ड की जैसे नज़र है, China+1 की पॉलिसी है, फोकस है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का, ऑटो सेक्टर में खास फोकस है, एंसिलरीज के ऊपर बहुत सोर्सिंग हो रही है इंडिया से। और इसमें कई ऐसे तो रनअप हुआ है इस सेक्टर के अंदर, काफी इसमें अप्रिसिएशन है, पीछे 6 महीने के अंदर स्टॉक्स काफी परफॉर्म करे हैं। बट लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत इमर्जिंग तो नहीं बोलूंगा, बहुत डेवलप्ड सेक्टर है हमारे यहाँ पर। और इसके अंदर काफी एक्सपेंशन होनी है। पूरे वर्ल्ड की जितनी मेजर ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उन्होंने इसकी ऑटो सोर्सिंग जो है, अपने पार्ट्स की सोर्सिंग है, इंडिया को बेस बनाया हुआ है, और काफी काम हो रहा है इसके अंदर। जी तो जी जी। बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं, संदीप जी बताएंगे इसके ऊपर कौन इस कौन पर से एक टेक स्टॉक्स। लेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। शुभम जुड़ गए हैं गुड़गांव से। शुभम जी सुप्रभात, पूछिए सवाल। सुप्रभात मैडम, एक धनलक्ष्मी बैंक है जिसमें 4,000 शेयर है 56 रुपए पे, जी तो उसका क्या नजरिया है? संदीप, धनलक्ष्मी बैंक के बारे में शायद बात करें शुभम जी। संदीप हाँ जी जी, हाँ जी। क्या रहेगा व्यू पॉइंट? देखिए, एक अच्छा मूव दिया नीचे के लेवल से धनलक्ष्मी बैंक ने, और अब एक बार कंसोलिडेट भी हो रहा है। सो ओवरऑल ये ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और वैसे भी PSU बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में PSU बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया, और जो पुरानी कंपनियां हैं जहाँ पे लो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स थे, वो सारे अच्छा कर रहे हैं। तो धनलक्ष्मी बैंक भी ठीक लगता मुझे, और मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। चलिए, साथ ही एक लगातार सवाल आते हैं निवेशकों के कि जब तेज़ी होती है मार्केट में तो बाउंस बैक का वो जो टाइम पीरियड है उसको निवेशक कैसे ट्रैक कर सकता है आने वाले समय में? नरेंद्र जी। संदीप जी आप ले लीजिए। बाउंस बैक तो देखिए, तेजी आती है, एक करेक्शन आता है हमेशा। देखिए, जब भी ये लेवल्स होते हैं मार्केट में तो वॉलेटिलिटी पे तो ध्यान देना ही चाहिए, और हमेशा आप एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहां पे बहुत एक्सुबरेंस और बहुत जहां पे बहुत ज्यादा अगर आपके यूफोरिया आ जाता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए, और थोड़ा फंड्स रहता है। तो मार्केट जब करेक्ट होते हैं और जब बाउंस बैक वापस से आता है, तो उस टाइम पे आपके पास फंड्स रहते हैं लेने के लिए, और वो स्टॉक्स ले जो करेक्ट भी हेवीली हुए हैं, बट साथ में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से करेक्शन हुआ, कोई ना कि कोई फंडामेंटल चेंज की वजह से। जी और जहां पे वापस से जब भी मार्केट बाउंस बैक करे, तो वो स्टॉक्स वापस से राइज करते हैं, क्योंकि जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा आउट परफॉर्मर्स रहते हैं, और जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं वो जनरली अंडर परफॉर्म इसलिए कर रहे होते हैं, या तो उनके रिजल्ट्स में कोई इशू है, या उनके कोई हेडविंड्स है जिसकी वजह से वो दबे हुए हैं, सेक्टर में कोई इश्यूज होंगे, या कंपनी रिलेटेड इश्यूज होंगे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रूडेंट इनफ टू बुक प्रॉफिट्स एट द हायर लेवल्स एंड टू एनकैश बाय बाइंग ऑन द बाउंस बैक्स। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा नाम अजय धीमान है। जी मैं पूछिए। पूछ रहा है टाटा स्टील के शेयर में अब क्या रहेगा आगे? टाटा स्टील पर व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं नरेंद्र जी। अजय जी बताइए क्या व्यू पॉइंट रहेगा?
हमारी जो अभी कन्वर्सेशन हो रही थी, हम कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, इंडिया में बहुत पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और उससे रिलेटेड सेक्टर होते हैं सीमेंट और आयरन। जी। टाटा स्टील एक बहुत अग्रणी कंपनी है इस सीमेंट अपना आयरन और स्टील सेक्टर के अंदर। तो इसमें बने रहिए, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है आने वाले टाइम में। मेटल्स जो है उसकी एक साइकिल है मेटल की, जो कि अभी यूएस भी बड़ा, चाइना काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वापसी आया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहां पर भी काफी जोर है। वर्ल्ड ओवर मेटल के अंदर जो पॉजिटिव साइकिल है वो लगता है मेरे को बनी रहेगी, और टाटा स्टील उसके अंदर बहुत बड़ी कंपनी है, और मेरे को लगता है आप बने रहिएगा इसके अंदर टाटा स्टील। टेलीकॉम क्रांति को लेकर आपका क्या विचार रहेगा? दोनों से एक व्यू पॉइंट, खासतौर पर जिस तरह से 5G को लेकर देश आगे बढ़ रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, हम डबल डिजिट्स में हैं। इसको लेकर जब हमने देखा था तो टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर होता था जो लोग बचते थे निवेश करने के लिए, लेकिन अब वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है और आउट परफॉर्म कर रही हैं कंपनीज, बैलेंस शीट्स भी सुधर रही हैं। उस लिहाज से क्या रहेगा व्यू पॉइंट इस सेक्टर को लेकर? देखिए, मैं तो बहुत बुलिश हूँ इस कम्युनिकेशन के अंदर। ये जो इसके अंदर कंसोलिडेशन है, हमारे यहाँ पर प्लेयर जो हैं मेजर 3 प्लेयर्स ही हैं, और इससे रिलेटेड सेक्टर जो है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, उसके अंदर भी जो उसके पार्ट्स हैं, 5G का रोल आउट हुआ है। जैसे कि आप जो टावर बिजनेस है, टावर बिजनेस बहुत अच्छा, इंडस टावर एक उसके अंदर कंपनी है जो कि ये सारा 5G को एनेबल करेगी। एनेबलिंग सेक्टर्स हैं ये वाले, एनेबलिंग कंपनीज हैं। तो बुलिश हैं हम इसके अंदर। और पहले जो इसके अंदर जो मार्जिन्स होते थे, वो उसके अंदर काफी प्रेशर था। नए प्लेयर जियो ने जैसे एंटर करा था, उन्होंने डिस्टर्ब करी मार्केट 5-6 साल के लिए, काफी दबाव थे। अब वो सारी एक्सपेंशन हो रही है, जो पर पर कनेक्शन जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और उसी के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जो मेजर कंपनीज हैं जैसे इसके अंदर एयरटेल का है या जियो है, दोनों के प्रॉफिटेबिलिटी जो है काफी बढ़ी है पिछले क्वार्टर्स के अंदर। तो इसमें बने रही है, बहुत अच्छा सेक्टर है ये। चलिए, संजय जुड़ गए हैं हमारे साथ शारजा से। संजय जी, पूछिए सवाल। हाँ जी, मेरे फादर ने ना टीसीएस के शेयर लिए थे पहले जी। उनकी डेथ हो गई है, तो वहां से वो लेटर आया है कि आप अगर मतलब वहां से क्लेम कर सकते हैं, तो आप टाइम दिया हुआ था, वो टाइम ओवर हो गया, अब उसका कुछ हो सकता है? संदीप जी। नहीं, वो तो सक्सेशन और ये सर्टिफिकेट्स और ट्रांसमिशन होता है, ये प्रोसेस है आपका। जहाँ पे भी डीमैट अकाउंट है वहाँ पे जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड वो सब आप फिलअप कीजिए और हो जाएगा। काम तो होता है ये, क्योंकि इसमें एक तो फिजिकल सर्टिफिकेट होगी तो थोड़ा इशू रहेगा, और वो डीमैट में है तो कोई इशू नहीं रहेगा। फादर के डीमैट से ये ट्रांसमिशन हो जाता है सन के अकाउंट में, या जो भी हेयर्स लीगल हेयर्स है उनके अकाउंट में। बट यस, देयर इज अ प्रोसेस जिसको आप इनको मेटिकुलसली फॉलो करना पड़ेगा, और तभी वो काम होता है। अच्छा, एक चीज़ और समझनी चाहूँगी आपसे, क्योंकि कई लोग फंड मैनेजर्स के थ्रू निवेश करते हैं जब हम बात करते हैं, लेकिन आजकल कई ऐसे ऐप्स भी हैं नरेंद्र जी जिसके ज़रिए लोग निवेश करने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। शेयर बाज़ार के बारे में नहीं भी जानते, लेकिन वहाँ पर वो अपने पैसे को लगाते हैं। ये ऐप्स कितने विश्वसनीय और सटीक होते हैं अगर किसी को जानकारी नहीं और वो ऐप्स के ज़रिए ट्रेडिंग में कूद रहा है? देखिए, हम बीइंग पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी रिजीम, कई एडवाइजरी कमेटीज में भी हैं, और वहाँ हमारा बार बार फोकस रहता है इन्वेस्टर को, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं उनको ध्यान रखना है कि वो रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी जो हैं उनके थ्रू ही इन्वेस्ट करें। चाहे उसके अंदर एप्स भी हो सकती हैं, कई जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो अपनी एप्स लेकर आए हुए हैं। आपको हमेशा इंश्योर करना है आप रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी से ही काम करें और उन्हीं के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। और ये प्रलोभन जो है, जैसे मार्केट चलती हैं तो उसके अंदर कई इसमें मिसक्रिएंट्स, कई लोग आ जाते हैं जो कि एश्योर्ड रिटर्न और बड़ी बड़ी रिटर्न के दावे करते हैं, तो जी। उसको हमेशा ध्यान में रखिए। ये मार्केट है, इसमें रिस्क भी है, तो उसको आपको देखना है अपनी रिस्क बिल्कुल, प्रोफाइल रिस्क के भी हिसाब है से, और रिटर्न्स भी हैं। चलिए, रिटर्न्स हमारे भी हैं। तो आपको बैलेंसिंग करनी है, अपनी जो रिस्क प्रोफाइल है उसको देखते हुए आपको देखना है कि क्या एप्स आपको सूट करती हैं, क्या वो रजिस्टर्ड आपका रिस्क इंटरमीडिएट। एपिटाइट कितना बड़ा है, ये बहुत है। मैं हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, पूछिए अपना सवाल। जी संदीप दवे जी, पूछिए सवाल। हेलो जी संदीप जी, हम सुन पा रहे हैं, पूछिए सवाल। हाँ, मैंने सेटिन क्रेडिट
सेटिंग क्रेडिट केयर के 262 पे 100 शेयर ले रखे हैं, तो अभी इसमें आगे कैसा है, रखना चाहिए कैसा है? 100 रुपीज़ के 262 शेयर्स। एक बार दोबारा नाम बताएंगे स्टॉक का? संदीप दवे, जी संदीप सेटिंग जी। क्रेडिट केयर। जी संदीप जी। देखिए सैटिन क्रेडिट केयर, वैसे देखिए ये सेक्टर बहुत बढ़िया कर रही है और माइक्रो फाइनेंस, और पोस्ट कोरोना माइक्रो फाइनेंस बहुत इंपैक्टेड हुआ था और ये कंपनी पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हुई थी, बट अभी एक अच्छा बाउंस बैक दिया है ये सेक्टर ने, और ये कंपनी ने भी बहुत जबरदस्त बाउंस बैक दिया है। बट मैं यही कहूंगा कि इस सेक्टर में और भी बहुत सारी कंपनियां जिसको मैंने आगे पीछे जनरली कोई भी मीडिया पे हो तो रेकमेंड किया हुआ है, जैसे कि एक अरमान फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया लगता है इसी सेक्टर की, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है जो कि सबसे बड़ी एमएफआई है इंडिया की, वहां पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये और सारी जो कंपनीज है, बाकी सेटिन में इन्होंने निवेश कर रखा तो थोड़ा वहां पे प्रॉफिट बुक करके मुझे ऐसा लगता है कि अरमान और अरमान फाइनेंशियल से स्विच कर। समय कम है, लेकिन एक सवाल नरेंद्र जी आपसे ये कि ग्रीन एनर्जी को लेकर भी सरकार का बहुत फोकस है। ग्रीन एनर्जी की जो सेक्टर है उसके डार्क हॉर्सेस या आउट परफॉर्मर्स कौन हो सकते हैं? कि बजट के अंदर हमने देखा कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ा पुश है ग्रीन एनर्जी की तरफ, और वर्ल्ड ओवर ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफी फोकस है। इससे रिलेटेड जैसे बजट के अंदर अनाउंसमेंट आई तो कई ऐसे स्टॉक थे जो कि फोकस्ड ऑन ग्रीन एनर्जी थे, वो उनमें हमने देखा लगातार फ्रीज चलते रहे। खासकर हमने देखा जो रूफटॉप के ऊपर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि 1 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं उनकी छतों के ऊपर ये पैनल्स लगाएंगे, तो उससे रिलेटेड काफी इसके अंदर बहुत कंपनीज हैं इसके अंदर आप फोकस कर सकते हैं। मेरे को टाटा पावर जो है एक बहुत ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, तो एनटीपीसी है उनका भी फोकस ग्रीन एनर्जी पे है। बड़ी कंपनीज मैं चाहूंगा कि निवेशक जो है उसके ऊपर ध्यान देंगे, बड़ी कंपनी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये सेक्टर है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। बड़ी कंपनी टाटा पावर मैंने बोला है, एनटीपीसी बोला है, इसके ऊपर। आखिरी सवाल आपसे संदीप जी, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है इस मार्च में, आपके 3 हॉट पिक सेक्टर्स शेयर बाजार में उन तमाम निवेशकों के लिए जो पहली बार एंट्री करना चाहते हैं? देखिए सेक्टर्स तो सर्टेनली, देखिए वाधवा जी ने बहुत शुरू में बढ़िया कहा था, इंफ्रा और ईपीसी जो रोड बनाने वाली कंपनीज और ईपीसी कंपनीज है, तो इंफ्रा के ऊपर ध्यान दीजिए। जो कि दूसरा टूरिज्म सेक्टर जो आपने पूछा था मुझे सवाल, वो सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। तीसरा मतलब मुझे तो संभाव पूरा इंडिया इज अ सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। जो थोड़ा बहुत अवॉइड करने के सेक्टर्स है वो ये कि जो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं थोड़ा वो देख सकते हैं कि उनको अवॉइड करें। बाकी ओवरऑल न्यू एज कंपनी जो बहुत महंगे वैल्यूएशंस वाली कंपनियां उनको अवॉइड करें। बाकी इंडिया इज अ स्टोरी, इंडिया इज एन इन्वेस्टमेंट थीम, और इंडिया इज अ इटसेल्फ अ ग्रेट स्टोरी। तो मुझे लगता है कि जो चाइना के बाद जो इंडिया पे जो फोकस आया और थर्ड इकोनॉमी जो बनने वाली है, बिल्कुल निवेशित रहे। और सबसे बढ़िया बात है जो हमारे निवेशक और जो हमारे व्यूअर्स है उनको मैं ये राय दूंगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करके आप पैसिव इन्वेस्टिंग का भी रुख अपना सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स कैन बी अ वेरी गुड वे टू एनकैश ऑन दिस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका और साथ ही साथ संदीप जैन साहब आपका। आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार हमसे साझा किए, साथ ही हमारे तमाम कॉलर्स के जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर डीडी न्यूज़ पर आने के लिए। तो बाजार इस हफ्ते में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर शेयर बाजार या उसके तमाम सेक्टर से जुड़े कोई सवाल आपके मन में, उन्हें सहेज कर रखिएगा अगले हफ्ते तक के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे। आगे आप देख सकते हैं खबरों का सिलसिला जारी मेरी सहयोगी भावना के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।